नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। एक सीधे सवाल के साथ कि व्हेन जस्टिस इज डन, व्हेन जस्टिस इज कंप्लीट, यानी न्याय कब पूरा होता है, इंसाफ कब होता है। क्या न्याय तब पूरा हुआ माना जा सकता है जब असली गुनहगार पकड़ से बाहर हो, या कोई बेगुनाह अपनी जिंदगी के 10-12 साल जेल में काटने के बाद बेगुनाह तो साबित हो जाए, लेकिन उस सिस्टम से कोई सवाल ना पूछा जाए जिसने उसकी जिंदगी के इतने लंबे साल उसे एक दोषी के तौर पर जीने के लिए, फांसी की सजा पर तलवार के साथ जीने के लिए मजबूर कर दिए हों। यह तीखा सवाल है और यह दोनों सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रीसेंट फैसलों से। आइए देखिए मेरे साथ कि नाइंसाफी क्या चीज होती है। वह पिछले 6 साल से अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। 12 साल से वह जेल में सड़ रहा था। 2013 में जब उसे एक छोटी बच्ची की हत्या और बलात्कार के मामले में पकड़ा गया, तब उसकी उम्र महज 25 साल की थी। आज 37 साल का हो गया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ, तुम आजाद हो, तुम्हारे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, सारा मामला फर्जी था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस शख्स के खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं है, पूरी जांच फर्जी थी। लेकिन दोषी कौन है मिलॉर्ड? आपने गुनहगार हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, उसके जज, पुलिस अधिकारियों को इस अपराध के लिए दोषी क्यों नहीं माना, जिन्होंने न सिर्फ एक गरीब मजदूर राम कीरत को अपराधी बनाया बल्कि फांसी की सजा सुनाई। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उस 3 साल की बच्ची के असली कातिलों को नहीं पकड़ा। क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऐसा अन्याय क्यों? क्योंकि जो तथ्य आपके सामने थे वही एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल फैक्ट्स ट्रायल कोर्ट के सामने भी थे और हाई कोर्ट के सामने भी थे। क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऐसा अन्याय क्यों? क्योंकि जो तथ्य आपके सामने थे वही तथ्य ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने भी थे। यहां तक कि जो डीएनए एनालिसिस थी वह उस समय भी और आज भी इस आरोपी को, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, उसे दोषी नहीं मान रही थी। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे गया कि पुलिस ने सारी जांच, गवाहों को सिर्फ इसलिए मैनिपुलेट किया ताकि वह केस को हल करने का तमगा अपनी वर्दी पर ठोक सके। क्या ऐसी जांच करने वालों के खिलाफ, क्या ऐसी फर्जी जांच करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सोचिए, एक भी एविडेंस नहीं और देश की 2-2 अदालतें इस निर्दोष गरीब को फांसी पे लटकाने का फैसला कर चुकी। कितनी बड़ी है हमारे सिस्टम में, न्याय सिस्टम में गड़बड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट दरअसल अति उत्साह में आकर फांसी की सजा सुना देता है और ट्रायल कोर्ट के फांसी के फैसले को लागू रखता है। क्यों सिर्फ यह कहकर काम चल सकता है मिलॉर्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। Despite the shabby probe, the overzealous approach of the courts to impart justice led the conviction of applicant, who was young man aged 25 at the time of the incident and has remained incarcerated for more than 12 years with a Damokles's sword of impending death penalty hanging over his head for over 6 years। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है सुप्रीम कोर्ट कि सिर्फ इतना कह के काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से यह पूरा केस आपकी वजह से हम तक पहुंचा है और हमने इस पर जांच की है और इन खबरों को टटोला है, उससे साफ है कि एक बलि का बकरा सिस्टम को चाहिए था। और जो बड़ा नाराजगी जनता के बीच पैदा हुई थी कि हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए,
उस वजह से इस गरीब मजदूर को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सोचिए, अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आता तब इस बेगुनाह को फांसी पर लटका दिया जाता और कोई गुनहगार नहीं होता। यह न्याय बिल्कुल नहीं है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ना 3 साल की बच्ची को न्याय मिला और ना ही इस गरीब मजदूर को, जिसने अपनी जिंदगी के 12 साल इस दोषी सिस्टम की वजह से गंवाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ, संजय कैरोल और संदीप मेहता ने इस निर्दोष को बरी तो कर दिया, लेकिन न्याय मिलॉर्ड अभी अधूरा है, क्योंकि असली कल्प्रिट अभी बाहर है। और देखिए दोस्तों, इसी तरह का दूसरा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आया है। 2020 के एक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को यह कहते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने बरी किया कि पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने उसे जानबूझकर फंसाया ताकि असली आरोपी को बचाया जा सके। यह भी पॉक्सो का मामला है, जहां एक व्यक्ति को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई गई 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में। इस केस के डिटेल्स पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे पूरी न्याय प्रणाली, पूरा प्रोसिक्यूशन बायस्ड है और सिस्टम ध्वस्त है। हाई कोर्ट ने पाया कि किस तरह से प्रोसिक्यूशन यानी पुलिस असली दोषी को, जो बच्ची का करीबी रिश्तेदार हो सकता है, उसे बचाने के लिए षड्यंत्र कर रही थी। पीड़ित बच्ची की मां के बयान से भी यह साबित होता है। जिस व्यक्ति को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई गई, वह क्राइम के समय सामान बेचने गया हुआ था और उस बच्ची के यौन अंग पर हिंसा की उसके अंकल ने, क्योंकि वह फंसाना चाहता था इस शख्स को जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा। There appears to be gross injustice being done to the applicant by the trial court in not appreciating evidence from the correct perspective. It appears that the prosecution not only tried to falsely implicate the applicant, but they were also trying to save the actual culprit, who may be a close relative. अब यह अगर हाल है हमारी न्याय प्रणाली का और हमारे प्रोसिक्यूशन का यानी पुलिस की जांच का, तब आप सोचिए कितने अनगिनत मामले हमारे इर्द गिर्द हैं जो इस तरह के इनजस्टिस, अन्याय की कहानी कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यह केस भी महाराष्ट्र के केस की तरह ही चीख चीख कर कह रहा है कि जो असली दोषी है, जो सिस्टम है, जो जज हैं, जो प्रोसिक्यूशन है, उनके खिलाफ एक शब्द भी हायर कोर्ट्स क्यों नहीं कहते? कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही उनके खिलाफ क्यों नहीं तय होती? यह बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओखा की यह स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी बात है। वह कहते हैं कि जज भी इंसान हैं, उनसे भी गलती होती है। उन्होंने माना कि 2016 में जब वह बम्बई हाई कोर्ट में थे, तब उनसे भी घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के एक केस में सही डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में जस्टिस ओखा, यह मामला बहुत बड़ा है। हम मानते हैं कि जज भी इंसान है, पुलिस भी कहती है वह भी इंसान है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन दोनों सिस्टम के ऊपर लाखों लोगों की जिंदगियां टिकी हुई हैं और वे भी इंसान हैं। और ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां अदालत के गलत फैसले, पुलिस के गलत, दोषपूर्ण या डेलिब्रेटली दोषपूर्ण जांच से लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं। लेकिन जवाबदेही कहीं किसी की नहीं, किसी को सजा नहीं हुई। कौन भूल सकता है भला दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा का केस? 90% विकलांग इस शख्स को किस तरह से फर्जी मामले में फंसाकर सालों साल जेल में यातना दी गई, कन्विक्ट कर दिया गया
और जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें बरी किया और कहा कोई मामला नहीं बनता, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि दूसरी बेंच को सुनना चाहिए। दूसरी बेंच ने जीएन साईं बाबा के पूरे केस को सुनकर फिर कहा कि यह शख्स पूरी तरह से निर्दोष है, इसकी रिहाई होनी चाहिए। लेकिन तब तक देर हो गई और उनकी सेहत इतनी गिर गई कि बाहर आने के बाद वह कुछ ही समय जिंदा रह पाए। जीएन साईं बाबा को फंसाने वाले लोग, फर्जी मामला बिल्डअप करने वाले लोग, पूरा सिस्टम आज भी वैसे ही बेलगाम घूम रहा है। इसीलिए इस तरह के तमाम मामले हमारे सामने आज भी आ रहे हैं। इस तरह से बेगुनाह कैदियों की कहानी और लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा केस मेरी नज़र में अक्षरधाम में 2002 में हुए बम धमाकों में पकड़े गए 6 अभियुक्तों की कहानी भी है, जिनमें से 3 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 1 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 को 2014 में बाइज्जत बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन इन 6 के खिलाफ कोई भी सॉलिड सबूत नहीं पेश कर पाई और ना ही सरकार ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करने में कोई दिमाग लगाया। अब सवाल ये है कि इन लोगों के जो 11 साल जेल में गए और उससे भी बड़ी बात जो आतंकवादी होने का ठप्पा इन पर लगा, उस नाइंसाफी की सजा किसे मिलेगी? किसी को नहीं दी गई। और अंत में दिल्ली के आमिर खान का केस भी पूरे सिस्टम की नाइंसाफी का जीता जागता नमूना है, क्योंकि आमिर खान ने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में ऐसे ही एक फर्जी मामले में बिताए और फिर किताब लिखी आतंकवादी का फर्जी ठप्पा। दरअसल यह लिस्ट बहुत लंबी है और यह रुकती नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि कोर्ट अदालतें जब जान जाती हैं, जब इस तरह के फैसले भी सुनाती हैं कि सिस्टम ने गड़बड़ ढंग से किसी निर्दोष को फंसाया, तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। आज की तारीख में मिलॉर्ड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इन फैसलों से निर्दोष तो बचे ही, लेकिन जो दोषी सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो इन निर्दोषों को फंसा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई बेगुनाह अपनी ज़िंदगी के 14 साल, 20 साल, 21 साल इस तरह से ना काटे और कम से कम 6 साल यह सोच के ना काटे कि उसे अब फांसी हुई और तब फांसी हुई। यह न्याय नहीं, अन्याय है। शुक्रिया।